हेलो एवरीवन, आज हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो मोलिकुलर वेट होता है डिवाइड बाय एन फैक्टर। सो अब हम मोलिकुलर वेट तो पता है कि सम ऑफ एलिमेंट्स का मास अगर हम सम कर लेते हैं तो वो मोलिकुलर वेट निकल जाता है। बट अब हमें एन फैक्टर की जरूरत होती है, तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, अगर हमारे पास कोई एसिड है और उसके अंदर हम देखेंगे कितने एच पॉजिटिव रिप्लेस हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एन फैक्टर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, H2SO4 लेते हैं, उसको हम NaOH के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे जो 2 H पॉजिटिव आयन है वो रिप्लेस हो जाएंगे Na पॉजिटिव आयन से, 2 Na पॉजिटिव आयन से, और Na2SO4 फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर होगा, कितने H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हुए, 2, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H3PO4 है, अब उसको NaOH के साथ करते हैं तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन होता है H3PO4 का, वो रिप्लेस हो जाता है Na से, और क्या बना देता है NaH2PO4 प्लस H2। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, 1। सो हम क्या बोल सकते हैं, एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास बेस हो और उसके अंदर क्या देखते हैं, या तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन लॉस्ट हो रहे हैं कितने, या फिर H पॉजिटिव आयन गेन हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हमारे पास बेस है NH3, जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो हमारा क्या बनता है, अमोनियम मतलब NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सो यहाँ पर जो एन फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ एक H पॉजिटिव आयन इसे ले रहा है, मतलब गेनिंग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज, यहाँ पर जो अमोनिया है वो HCl से H पॉजिटिव आयन ले रहा है, तो अमोनियम आयन बना रहा है। सो एन फैक्टर ऑफ दिस अमोनिया इज 1। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे H2SO4 का रिएक्शन करवा दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और 2H2 फॉर्म हो जाएगा, यानी जो 2 OH हुए हैं वो रिप्लेस हुए हैं SO4 से। सो यहाँ पर जो एन फैक्टर ऑफ MgOH2 का क्या होगा, 2। फॉर एनी साल्ट इट इज़ दी टोटल कैटायन और एनायन चार्ज, मतलब कोई साल्ट होगा तो उसके अंदर जो कितने कैटायन और एनायन बन रहे हैं वो होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Al2SO4 3। सो यहाँ पर क्या होगा कि 2 तो होंगे, वो Al3 पॉजिटिव बनेंगे, और जो 3 बनेंगे वो SO4 2 नेगेटिव होंगे। सो हमारे पास कितने कैटायन और एनायन बने, 3 2 6, टोटल कैटायन कितने हो गए 6, और एनायन भी कितने होते हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन उसे कहते हैं एन फैक्टर। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाता है 6। अगर हमारे पास कोई रेडिकल हो तो उसके लिए क्या देखते हैं कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसी को एन फैक्टर मान लेते हैं। जैसे SO4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, तो एन फैक्टर क्या होगा 2। यहाँ पर PO4 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पर चार्ज 3 नेगेटिव है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 3। अब हम अगर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट इज़ नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इट्स 1 मॉलिक्यूल। जैसे K2Cr2O7 है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखते हैं तो यहाँ पर +3 में चेंज हो जाता है, अब कितने जो क्रोमियम आयन है वो 2 है, तो 3 2 जा 6, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने का लॉस हो रहा है, वो हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय इट्स 1 मॉलिक्यूल, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो लॉस में देखते हैं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो गेन में देखते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वो होता है एन फैक्टर। जैसे C2O4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ये कन्वर्ट हो रहा है 2CO2 में। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वो हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो 2 होगा। सो अब हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास एन फैक्टर निकल जाता है तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला था वो था मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनका जो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा और मॉलिक्यूलर वेट या एन फैक्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू।